गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 12 एटम परमाणु, उस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उन फार्मूला को हम एक साथ आपको यहाँ पर बताएंगे। वैसे प्लेलिस्ट में सभी को प्रूव करके बताया जा चुका है, उसमें आप देख सकते हैं। यानी एक शॉर्ट रिवीजन, यानी 12 चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन। और शॉर्ट रिवीजन में टॉपिक क्या रहेगा, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको बता देंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बीच में बताए जा सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पर यदि प्रूफ के साथ पढ़ना है तो सब कुछ उसका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट रिवीजन का मीन्स इम्पॉर्टेंट फार्मूला से है ना, जो उसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज होंगे और उन इम्पॉर्टेंट फार्मूला से जो रिजल्ट मिलता है उनके बारे में थोड़ा बता दिया जाएगा। अब ऐसे यदि आप किसी डेरिवेशन के बारे में कहेंगे कि इसका डेरिवेशन यानी प्रूफ के साथ क्या होगा, तो प्रूफ के लिए आपको बता दें प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैप्टर 12 एटम, इसका शॉर्ट रिवीजन है। चाहे इंपॉर्टेंट फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम एक फार्मूला बताएंगे, अल्फा कण की पहुंच की निकटतम दूरी। सबसे पहला ये है अल्फा कण की पहुंच, अल्फा कण की पहुंच की निकटतम दूरी, निकटतम दूरी R0 इक्वल टू लिखा जाता 1/4πε0। ये अल्फा कण की पहुंच की निकटतम दूरी तो 4ze²/mv, ये अल्फा कण की पहुंच की निकटतम दूरी है। ये 1/4πε0 ठीक है। जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ पर एम अल्फा कण का मास है, भी वेलोसिटी है, 1/4πε0 कांस्टेंट है। अल्फा कण की पहुंच की निकटतम दूरी, ये अल्फा कण की पहुंच की निकटतम दूरी का जो मान होता है वो नाभिक की त्रिज्या के लगभग बराबर होता है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर के आसपास, ठीक है ना। तो ये रहा। फिर इसमें चलिए ये भी लिखे देते हैं थोड़ा सा। परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार थोड़ा सा बता देते हैं, 10⁻10 मीटर। और इसी में ये बता दें नाभिक का आकार तो 10⁻14 मीटर। कहीं कहीं ये 10⁻15 मीटर भी लिखा रहता है, या 1 फर्मी, तो वो भी सही है, ठीक है ना। यानी नाभिक का आकार 10⁻14 मीटर, कहीं 10⁻15 मीटर लिखा रहता है, या 1 फर्मी लिख दिया जाता है, ठीक। तो ये इसका कितने गुना है, कितने भाग है, ये आप इससे डिसाइड कर सकते हैं 10⁻⁴ 10⁻⁴ से, ठीक है ना। और इसमें ये बता दें कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर यदि परिभ्रमण कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यदि कुल ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा लिखे देते हैं, देखना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए
गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। के बराबर होता है, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ZE² अपान यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान 2r ये। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान 2r। और अब यह है कि हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 लिख दिया जाएगा, है ना। जेड का मान क्या लिख दिया जाएगा 1, तो E² अपान 2r हो जाएगा। और यही स्थितिज ऊर्जा की यदि बात करें, स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान r ये U बराबर। और कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा बराबर यही क्या आ जाएगा, E बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान 2r। यानी आप ये देख रहे हैं कि E का जो मान, यानी ये जो K का मान है वो E के बराबर है। यानी आप ये कह सकते हैं, यहाँ से इन दोनों के आधार पर ये कह सकते हैं कि K इक्वल टू माइनस E, K इक्वल टू माइनस E इन दोनों से। और इससे ये कह सकते हैं कि U इक्वल टू 2E, U की वैल्यू जो आएगा वो 2 का इससे इंटू कर दे। यानी आप ये कह सकते हो कि इन दोनों की हेल्प से ये पता चलता है कि K इक्वल टू क्या हो जाएगा -E। ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये और स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो जेड का मान 1 ले लिया जाएगा। यदि हाइड्रोजन की बात न करें तो जिसका भी होगा जेड का मान जिस परमाणु के लिए होगा परमाणु क्रमांक को रख दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक। अब ऐसे बोर मॉडल के आधार पर देखा जाए तो देखिएगा क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इनको याद रखिएगा। ये बोर मॉडल के अनुसार यानी कक्षा के लिए, बोर मॉडल के अनुसार यानी कक्षा के लिए यदि त्रिज्या की बात करें तो ये होता है। यानी कक्षा की त्रिज्या यानी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसकी यदि वेग की बात करें तब Vn प्रोपोर्शनल 1/n होगा। और यदि इसमें आवर्त काल की बात करें तो T प्रोपोर्शनल n³ होता है। यदि हम आवृत्ति की बात करें तो ये 1/n³। और यदि ऊर्जा की बात करें तो Fn प्रोपोर्शनल -1/n²। ये ठीक। ये बता दें बोर मॉडल के अनुसार यानी कक्षा के लिए
लिए nवीं कक्षा की त्रिज्या कक्ष क्रमांक के बल के अनुक्रमानुपाती होगी। वेग जो होगा वो कक्ष क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती, और आवर्त काल जो है वो कक्ष क्रमांक के घन के अनुक्रमानुपाती, और जो आवृत्ति होगी वो कक्ष क्रमांक के घन के व्युत्क्रमानुपाती, और जो ऊर्जा है वो इस प्रकार से। यहाँ पर आपको बता दें, यदि फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या की बात करें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि इसके फर्स्ट वेग की बात करें तो 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है। और इसी को चाहे तो लिख सकते हैं कि V1 = 1/137 टाइम्स ऑफ c। प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है ना, इनकी वैल्यू मान लीजिए फिक्स नहीं है, इसको इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। और इसमें ये बता दें कि फर्स्ट इसकी ये × 10⁻⁻⁹ जूल, या कि E फर्स्ट = होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यदि फर्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी फर्स्ट ऑर्बिट की। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना, फर्स्ट ऑर्बिट में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हमने किया है ना, तो जूल में इतना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होगा, ठीक है ना। अब इसमें बोर का क्वांटम प्रतिबंध होता है। बोर का क्वांटम प्रतिबंध L = NH/2π। ये इसी को mvr = NH/2π लिख दिया जाता है। और बोर की आवृत्ति प्रतिबंध, तो इसमें En - Ep = hν, और n जो है उच्च कक्षा है, p जो है वो क्या है, निम्न कक्षा है, ठीक है ना। n बड़ा है p से, ये इसको बोर की आवृत्ति प्रतिबंध कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र ये होता है 1/λ = r और 1/n² - 1/p²। ये उल्टा हो गया, 1/p² - ये। और n वही उच्च कक्षा है, p क्या है, निम्न कक्षा है। ये अब ये आपको बता दें, इसमें लाइमन श्रेणी के लिए क्या करते हैं, p का मान 1 लेते हैं, n का मान 2, 3 ∞ ये। और यही बामर श्रेणी के लिए p = 2 लिया जाता है, n = 3, 4 ऐसे ∞। और पाश्चन श्रेणी के लिए यही p का मान 3 रहेगा, n का मान 4, 5, 6 इस प्रकार से ∞। और ब्रैकेट श्रेणी के लिए यही p
का मान क्या होगा 4 होगा, आयन का मान 5 6 इस प्रकार से। और कुंड श्रेणी के लिए, कुंड श्रेणी ये इसके लिए P का मान 5, आयन का मान 6 7 ये इन्फिनिटी। अब ये बता दें, ये जो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के, लाइमन श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के परावैगनी क्षेत्र में, परावैगनी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी वाली जो है वो दृश्य क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र। तीसरी जो है अवरक्त क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र। और ये दूर अवरक्त, दूर अवरक्त क्षेत्र में। और ये अति दूर, अति दूर अवरक्त क्षेत्र। ये लाइमन श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के परावैगनी क्षेत्र में पाई जाती है। और बामा श्रेणी जो होती है वो दृश्य क्षेत्र में, और जो पाश्चन श्रेणी होती है वो अवरक्त क्षेत्र। ब्रैकेट श्रेणी जो है वो लिए आए लिखा है यहाँ पर जी। तो ये ब्रैकेट श्रेणी जो है दूर अवरक्त क्षेत्र, ये जो होती है अति दूर अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये विकल्प के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये रहा। और इसमें ये बता दें, और इन सब की डिटेल के लिए आपको बता दिया कि यहाँ प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ सकते हैं। शॉर्ट रिवीजन में हम केवल फार्मूला बता रहे हैं। और 11 होगा इसमें उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा। तो डेल E1 बराबर होता है E2 माइनस E1। इसको बोलते हैं उत्तेजन, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। यदि इसी को द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा निकालना, उत्तेजन ऊर्जा, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल E2 बराबर E3 माइनस E1। ये आपको बता दें, ये जैसे है ना, ये तो यदि इस कक्षा से प्रथम में आता है तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, यानी द्वितीय से प्रथम में तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। और तृतीय से प्रथम में, तृतीय से यदि प्रथम में आता है ना, यानी उल्टा, यानी यदि इसमें उत्तेजन ऊर्जा होती क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इसमें फर्स्ट से सेकंड में जाता है, तो जितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा वो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा होगी। और फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा उसको कहेंगे द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा। तो यानी डेल E1 बराबर E2 माइनस E1, डेल E2 बराबर E3 माइनस, ऐसे ही डेल E3 बराबर निकालेंगे तो E4 माइनस E1 होगा। डेल E4 निकालेंगे तो यहाँ E5 माइनस E1 होगा, याद रखना है ना। 2 है तो 3 माइनस 1, 3 है तो 4 माइनस 1, है ना। और ये 4 है तो 5 माइनस 1 वाला है। तो ये उत्तेजन ऊर्जा लाने का ये फार्मूला होता है। यदि अब यहाँ प्रथम कक्षा की ऊर्जा आपको पता हो, द्वितीय कक्षा का, तो यहाँ घटा के ला सकते हो, ठीक है ना। आयनन ऊर्जा में क्या होता है, आयनन ऊर्जा इसमें ये होता है, ये E इन्फिनिटी माइनस E1, प्रथम कक्षा से अनंत में जाने की जो ऊर्जा होती है। अब आपको बता दें, यदि इसका मान भी 0 होता है, इसका मान 13.6 होता है,
ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ये भी होगी आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। तो आयनन ऊर्जा का ये फार्मूला होता है, उत्तेजन ऊर्जा का ये। इसके बाद यदि करें, इसकी बात यदि करें तो E2 का -3.4 होता है, इसका 13.6, तो ये क्या हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6, तो ये कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये होता है आयनन ऊर्जा और ये उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इस प्रकार के हैं। और इसके हमने पहले बता दिया, डिटेल के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के में यानवी कक्षा की त्रिज्या, यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, आवर्तकाल, आवृत्ति, ऊर्जा, ये सब डिराइव फार्मूला है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ सिर्फ हमने स्टार्ट में रिवीजन के लिए फार्मूला बता दिया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए।